हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, अभी आपने इससे फर्स्ट पोर्शन को देखा होगा, आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसका पार्ट सेकंड अर्थात आइसोमेरिज्म कंप्लीट, उसके अंदर पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना बेटा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो की तरह हर क्वेश्चन को उसके साथ कॉन्सेप्ट और उसकी थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किन किन पॉइंट को मेमोराइज करना होता है वो भी पता चल जाए। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड इच। आपको बताना है इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का सम क्या है, जहाँ पर ए C4H8O नंबर ऑफ एल्डिहाइड एक्स, बी C5H12 नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स वाई, सी C4H8 मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किन जेड, और ये आपके ऑप्शन है। तो देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि सर वो आपके पास C4H8O और इसमें आपको एल्डिहाइड बनाने, तो इसके कितने पॉसिबल एल्डिहाइड है। तो जरा देखिएगा, 4 कार्बन है तो CH3, CH2, CH2 और C डबल बॉन्ड OH ये लिखेंगे। अब आप देखो यहाँ पर कितने कार्बन का चेन है बेटा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन इक्वल टू 3 है। और हमें पता है बेटा, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन 3 है तो 3 कार्बन की 2 चेन होती है। कौन कौन सी? एक एन की और एक आइसो की। तो एक आपके सामने एन फॉर्म बना हुआ है, तो एक फॉर्म और इसका हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। कौन सा वाला बेटा? आइसो वाला। तो ये आइसो वाला हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से एल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2। हाँ, इसके अंदर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, तो यहाँ पर कीटोन के आइसोमर्स भी हो सकते थे, बट उसने कीटोन के नहीं, केवल एल्डिहाइड के पूछे, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आ जाएगा बी में। बी में वो कह रहा है कि सर C5H12 और C5H12 किसका फॉर्मूला है, तो वो चेक कर लीजिएगा आप। ये फॉर्मूला CnH2n+2 का फॉलो कर रहा है, अर्थात मैं इसका DU निकाल लेता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कार्बन प्लस का 2 माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन और प्लस का नाइट्रोजन और डिवाइड बाई 2, ये होता है बेटा। तो आप जरा देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का 2 माइनस का 12 डिवाइड बाई 2 0, अर्थात यहाँ पर एल्केन होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं होंगे। अब आपको पता है C5H12 पेंटेन है बेटा, और पेंटेन की टोटल कितनी फॉर्म्स होती है? 3 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है बेटा? 3 फॉर्म, एन आइसो नियो। तो एक तो बनाऊंगा मैं इसकी एन फॉर्म, एक में बनाऊंगा इसकी आइसो, और एक बनेगी इसकी कौन सी बेटा? नियो फॉर्म। ये एन है, ये आइसो है और ये नियो है। और उसने पूछा है कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स, और बेटा ये सभी इसके क्या हैं? चेन आइसोमर्स हैं। और आपको पता है कि अगर ब्यूटेन होता तो ब्यूटेन की केवल 2 फॉर्म होती है। ब्यूटेन की 2 फॉर्म कौन कौन सी होती है? एन और आइसो। तो ध्यान रखना बेटा, प्रोपेन की कोई फॉर्म नहीं होती, ब्यूटेन की 2 फॉर्म होती है, एन और आइसो, और पेंटेन की 3 फॉर्म होती है, एन आइसो और नियो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? 3। तो एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। अब हम बात करते हैं नंबर सी। आप देखिएगा, नंबर सी में वो कह रहा है C4H8, आपको पता है C4H8, और बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कीन। तो उसने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि इसके अंदर एल्कीन है और आपको एल्कीन बतानी है। तो C4H8 में कितने एल्कीन होगी वो देखिएगा, C। आपको पता है ब्यूटेन की कितनी फॉर्म होती है, अभी मैंने कहा था। तो बेटा ब्यूटेन की 2 फॉर्म होती है, एक एन फॉर्म होती है और एक कौन सी फॉर्म होती है बेटा? आइसो फॉर्म होती है। अब आप देखो, इसमें हम कहाँ पर डबल बॉन्ड को पुट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे फर्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। सेकेंड हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट यहाँ मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। और बेटा 2 ब्यूटीन के अंदर देखो आप, यहाँ पर ये मिथाइल, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, अर्थात यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। और अगर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगी तो बेटा इसकी 2 फॉर्म हो जाएगी, एक सिस और एक ट्रांस। तो इसका मतलब एन के टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 3, 1, 2 और 3। अब आ जाएगा आइसो। अब अगर हम आइसो में बात करें तो आइसो के कितने आइसोमर होंगे, तो आप बताओ। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर पुट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डबल बॉन्ड पुट कर दिया। कहाँ पर बेटा? यहाँ पर मैंने इसके अंदर डबल बॉन्ड पुट कर दिया, तो एक आइसोमर्स तो ये हो जाएगा। अब अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करूँ तो क्या यहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी? तो बेटा यहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन को यहाँ रखेंगे तो चेंज नहीं होगी, तो केवल 1 आइसोमर्स होगा। तो 1 आइसोमर्स ये हो गया।
तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन था एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 4, तो कितना हो गया 4 3 7 8 9। तो बताओ टोटल सम कितना हो जाएगा 9। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा सी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। आपको ये 3 मॉलिक्यूल गिवन है और आपको बताना है कि इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो देखिएगा बेटा हम डायरेक्ट इनका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो इसमें अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। वी फ्रॉम 1 गो फ्रॉम वी गो फ्रॉम 1 to 2, अगर हम 1 से 2 की हो जाएंगे तो बताओ कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो एस होना चाहिए, बट आपका ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल पर है तो आर हो जाएगा। तो फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, आर। सेकंड में देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, बट ये आर की जगह क्या हो जाएगा, एस। थर्ड वाले में देखो बेटा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और आपका लोअर प्रायोरिटी कहाँ पर है, वर्टिकल पर है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, आर। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट आपका आर है, सेकंड आपका एस है और थर्ड आपका आर है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड तो क्या हो गया बेटा, आइडेंटिकल हो गया, क्योंकि दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और आपका जो सेकंड वाला है, सेकंड का अगर रिलेशनशिप में फर्स्ट और थर्ड के साथ देखूं तो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ एनियोमर्स हो जाएगा, अर्थात ये इनके मिरर इमेज होंगे। अगर वैसे भी हम चेक करना चाहें फर्स्ट और सेकंड को आफ्टर रोटेशन तो वो भी पता कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा CHO और H और OH और CH3 है, ठीक है बेटा। और सेकंड वाले में देखिएगा और थर्ड वाले में, सेकंड और थर्ड वाले में से, तो थर्ड वाले को मैं चेक कर रहा हूँ। तो थर्ड वाले में मैंने क्या किया, जैसे ये थर्ड था CHO OH CH3 और H, यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया CHO को, CHO ग्रुप फिक्स है। अगर ये ग्रुप फिक्स है तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा, तो मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। तो जैसे आपको पता है कि इसको आप रोटेट करोगे CHO को फिक्स करके, तो यहाँ पर तो कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन आ जाएगा OH और यहाँ पर कौन आ जाएगा, मिथाइल। अब आप देखो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, तो क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल। अब इनके बीच में आपको स्टेटमेंट देखना है कौन सा राइट है कौन सा डिफरेंट है। सबसे पहला इक्विमोलर मिक्सर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखो फर्स्ट क्या है आर, सेकंड क्या है एस, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड आर पेयर ऑफ एनियोमर्स, पेयर ऑफ क्या हो गया बेटा, एनियोमर्स हो गया। और अगर मैं इनका इक्विमोलर अमाउंट लूँगा तो इनके इक्विमोलर अमाउंट से बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सर। इसका मतलब इक्विमोलर मिक्सर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, रेसिमिक मिक्सर होगा। और आपको पता है रेसिमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। और क्यों होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये होते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से। किसकी वजह से बेटा, एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है बेटा, अर्थात आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स नहीं, ट्रू है। अब आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड हैव द डिफरेंट बिहेवियर टुवार्ड द पीपीएल, बिल्कुल राइट है बेटा। आप देखो सेकेंड एंड थर्ड आर आल्सो पेयर ऑफ एनियोमर्स है बेटा। क्या है बेटा, ये पेयर ऑफ एनियोमर्स है। तो इसका मतलब अगर एक क्लॉकवाइज और तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी बेटा ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर द आइडेंटिकल, नहीं बेटा, सेकेंड और थर्ड आइडेंटिकल नहीं है, ये तो पेयर ऑफ एनियोमर्स है। तो इसमें थर्ड आंसर आपका राइट है कि थर्ड वाला स्टेटमेंट राइट नहीं, फॉल्स है। नंबर 4 में मैं बात करूँ तो फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिल्कुल बेटा। रेसिमिक मिक्सर जो होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो रिसोल्यूबल होते हैं। और वो रिसोल्यूबल भी किसके होते हैं, मैकेनिकल मेथड है, उनका बायोलॉजिकल मेथड है, इन मेथड के वाया होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा बेटा, सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले तो मैं डिसाइड कर दूं कि जो कंपाउंड आपको गिवन है वो है साइक्लो एल्काइलिडीन्स है बेटा, ये अर्थात रिंग के साथ डबल बॉन्ड है, साइक्लो एल्काइलिडीन्स है। और साइक्लो एल्काइलिडीन्स के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है कि अगर सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग इवन होगा तो ऐसी कंडीशन पर आपका सिस्टम बेटा नॉन प्लेनर होगा। और आपको पता है नॉन प्लेनर सिस्टम में जीआई नहीं होता। और अगर यही चीज मैं देखूं कि अगर सम ऑफ पाई प्लस रिंग अगर ओड है तो वो सिस्टम आपका प्लेनर होगा बेटा और वो जीआई शो करेगा। किसके सिमिलर है सारा काम, तो ये बेटा आपके क्यूमुलेटेड डाइन्स के सिमिलर है। जैसे सी डबल बॉन्ड सी इसको बोलते हैं एलिन्स, और ये होता है नॉन पोलर, और इसके अंदर ये नॉन प्लेनर है और इसके अंदर जीआई नहीं होती। उसका रीजन क्योंकि ये एक्स वाई पर है तो ये वाई जेड पर होगा, तो बेटा ये एक्स जेड पर हो जाएगा, दोनों डिफरेंट प्लेन पर है। बट अगर यही कंडीशन में ऐसे ले लूँ, ये ले लिया मैंने, तो अब आप देखो ये एक्स वाई पर है तो ये वाई जेड पर होगा, तो ये एक्स जेड पर होगा, तो ये अगेन एक्स वाई पर होगा, दोनों आपके सेम प्लेन पर है, तो ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पर जीआई पॉसिबल होगा। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग और पाई मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं इनके सम की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट के अंदर भी 2 है, 1 2, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, तो इसका मतलब सब भी में सम 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर साइक्लो एल्काइलिडीन सिस्टम के रेस्पेक्ट में जीआई नहीं होगी। बट आप ये देखिएगा बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और साइक्लिक रिंग भी है, तो आपके साइक्लो एल्काइलिडीन जो होते हैं तो उसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इट कैन शो जीआई विद रेस्पेक्ट टू किस किस पर बेटा, एक तो रिंग, एक आपका डबल बॉन्ड, एक बोथ और एक दोनों पर होती है। तो बोथ के लिए तो मैं क्लियर कर चुका हूं कि यहाँ साइक्लो एल्काइलिडीन सिस्टम की वजह से जीआई नहीं है। अब हम यहाँ पर रिंग और डबल बॉन्ड पर जीआई चेक करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि रिंग में जीआई के लिए क्या है, एट लीस्ट 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज विद 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट के साथ, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट के साथ होने चाहिए। और अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो डबल बॉन्ड में भी वही है कि ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कंटेन डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट, अर्थात उस पर लगे हुए दोनों सब्स्टिट्यूटेंट भी क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट होने चाहिए। तो अब आप जरा देखिएगा सबसे फर्स्ट में आप देखिएगा यहाँ पर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, Cl है, बट आप जरा देखिएगा यहाँ से अगर हम चाहते हैं तो यहाँ CH2 है, यहाँ से भी आपके पास CH2 है, सेम मिल रहा है, फिर यहाँ पर CH2 है, अगेन यहाँ पर CH2 है, अर्थात इस कार्बन पे बोथ ग्रुप डिफरेंट है बट इस कार्बन पे बोथ ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई नहीं होगी। अब हम देखेंगे रिंग के रेस्पेक्ट में, रिंग के लिए भी यहाँ पर जीआई नहीं होगी क्योंकि कोई भी 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, तो मैं इसको अलग से नीचे लिख देता हूँ बेटा। फर्स्ट में मैंने लिख दिया जैसे डबल बॉन्ड और रिंग, तो आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी जीआई नहीं है और रिंग के रेस्पेक्ट में भी जीआई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिंग में कोई भी 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। नंबर बी में देखिएगा बेटा ये डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखूँ तो यहाँ CH3 यहाँ CH3 है, बोथ ग्रुप सेम है, यहाँ पर भी बोथ ग्रुप सेम है, हालांकि वहाँ पर भी बोथ ग्रुप सेम था इसलिए वो यहाँ पर भी जीआई पॉसिबल नहीं था और यहाँ भी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर मैं जीआई की बात करूँ तो पॉसिबल नहीं है। अब चेक करेंगे किस पर बेटा डबल बॉन्ड नहीं है, तो रिंग पर चेक करेंगे। आप देखो यहाँ पर रिंग पर बेटा 2 कार्बन आपके sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, डाई सब्स्टिट्यूटेंट भी है और दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट भी है, इसका मतलब यहाँ पर रिंग के रेस्पेक्ट में जीआई है। अब आ जाएगा
सी में देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा डबल बॉन्ड पर और सेकंड चेक करूंगा रिंग पर। पहले डबल बॉन्ड पे चेक करूंगा, उसके बाद में किस पे चेक करूंगा, रिंग पर। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट इस रिंग में ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड पर यहाँ जीआई पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं रिंग पर। आप जरा देखो, इस रिंग में कोई भी 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, इसलिए रिंग पर भी जीआई नहीं होगा। ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। डी में इस कार्बन पे बहुत ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट यहाँ रिंग में देखो आप, यहाँ पर भी CH2 है बेटा, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2, ये ग्रुप सेम है, अर्थात इसके तो 2 इक्वल आप है। इसका मतलब इस पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई नहीं है, रिंग के रेस्पेक्ट में भी यहाँ जीआई नहीं है। क्यों? क्योंकि रिंग में केवल एक ही कार्बन आपका sp3 है, जबकि एटलीस्ट 2 कार्बन sp3 और डाई सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी, जहाँ पर जीआई हो रही है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में हो रही है बेटा, रिंग के रेस्पेक्ट में जीआई हो रही है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच इज फॉलोइंग कंपाउंड इज कैरल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड कैरल है। कैरल से मतलब है बेटा कैरल, और कैरल से मतलब है नो पोस, अर्थात डज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका कैरल है। तो ध्यान दें, हम सबसे पहले बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है बी के अंदर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वैसे भी बी तो एक म्यूजो कंपाउंड है बेटा, और जो म्यूजो कंपाउंड है वो कभी भी आपका कैरल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आपका अकैरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं थर्ड में बात करूं तो बेटा थर्ड के अंदर देखिएगा, अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये भी आपका अकैरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहे साइक्लोब्यूटेन हो, चाहे साइक्लोपेंटेन हो और साइक्लोहेक्सेन हो, इन अपोजिट अपोजिट पोजीशन से मतलब है इसके अंदर तो हो जाएगी 1 3, और इसके अंदर भी आपका 1 2 3, इसमें भी 1 3 है, 1 3 क्या, सॉरी इसमें पॉसिबल नहीं होगा 1 3, और इसके अंदर अपोजिट है 1 4, इन दोनों में। तो ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के अंदर इन अपोजिट पोजीशन में, चाहे वो आपके सिस फॉर्म में हो चाहे वो ट्रांस फॉर्म में हो, आपको पता है दोनों ही कंडीशन पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पर भी पोस है, अकैरल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये भी कैरल नहीं हो सकता। डी में देखिएगा, डी के अंदर आपके पास यहाँ से अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन आपको इस वाले क्लोरीन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, ये क्लोरीन क्लोरीन को सुपर इम्पोज कर जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यह आपका अकैरल मॉलिक्यूल है, और अगर अकैरल मॉलिक्यूल है तो ये भी कैरल नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। बट आप देखिएगा फर्स्ट कंपाउंड के अंदर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा ये CH3 है, और ये आपके वेज लाइन पर है, यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, और ये है। अब आप देखो बेटा, अगर मैं इसको ऐसी तरह से काटता हूँ तो मिथाइल को मिथाइल सुपर इम्पोज करता है, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, बट इस मिथाइल को सुपर इम्पोज या मिथाइल नहीं करता। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इसको बाय द वे ऐसे काट देता हूँ तो आप जरा देखिएगा, मिथाइल से मिथाइल सुपर इम्पोज हो जाएगा, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड सुपर इम्पोज हो जाएगा, बट बेटा ये वाला मिथाइल इस मिथाइल को सुपर इम्पोज नहीं करेगा, अर्थात इसके रेस्पेक्ट भी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कन्फर्म है यह मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, कैरल, जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ फॉलोइंग आइसोमर्स इज मीजो। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका मीजो है। तो सबसे पहले तो आपको मीजो की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मीजो कंपाउंड क्या होता है। तो मीजो कंपाउंड वो होते हैं
जिनके अंदर 2 किरेल सेंटर विद प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो कंपाउंड जिनके अंदर 2 किरेल सेंटर होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उनको मीजो कंपाउंड बोलते हैं। और मीजो कंपाउंड बेटा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका रीजन है इंटरनल कंपेंसेशन। तो अब जरा देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास ये कार्बन पर मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, ये आपका कैरल सेंटर है बेटा और ये भी आपका कैरल सेंटर है। तो इसमें 2 कैरल सेंटर है और 2 कैरल सेंटर होने के साथ साथ में यहाँ से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो इसका मतलब फर्स्ट एग्जांपल में बेटा 2 कैरल सेंटर है, 2 कैरल सेंटर है और 2 कैरल सेंटर होने के साथ साथ में बेटा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड आपका मीजो कंपाउंड होगा। अब आ जाएगा नंबर 2 के अंदर बेटा आपके पास 9 किरेल कार्बन, इसके अंदर आपके पास कोई भी किरेल सेंटर या किरेल कार्बन नहीं है। हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर है यहाँ से ये, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है बट नो किरेल कार्बन, इसलिए इसको हम मीजो कंपाउंड नहीं बोल सकते। कई बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है कि सर मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं वो सारे मीजो होते हैं। नहीं बेटा, मीजो कंपाउंड केवल वही होंगे जिनके अंदर एटलीस्ट 2 किरेल सेंटर होंगे और 2 किरेल सेंटर के साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर इसमें किरेल सेंटर नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसको मीजो नहीं बोल सकते, जैसा कि आपका सेकंड एग्जांपल है। जरा आप देखिएगा थर्ड एग्जांपल में, कई बच्चे थर्ड एग्जांपल में भी मिस्टेक करते हैं, इसको किरेल मान लेते हैं। तो आपको पता है बेटा ये किरेल नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर चलेंगे तो अपन को क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, CH2, इधर भी CH2, फिर आगे चलेंगे यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, अर्थात इसमें यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसमें भी यहाँ से सेम है, अर्थात यहाँ पर भी क्या बोलेंगे बेटा, नो किरेल सेंटर। अब बताओ, अगर यहाँ कोई किरेल सेंटर नहीं है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर है, जहाँ से इसको 2 इक्वल आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये कंपाउंड भी आपका मीजो कंपाउंड नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट ए आपका राइट आंसर है, क्योंकि ए आपका मीजो कंपाउंड है जिसमें 2 किरेल सेंटर के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। आपको ये कंपाउंड गिवन है और इसके अंदर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पता करने हैं। तो बेटा अगर आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अगर आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए हम 2 की पावर n यूज करते हैं और n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या बेटा, स्टीरियोजेनिक सेंटर, और स्टीरियोजेनिक सेंटर आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है और किरेल सेंटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर। अब आप जरा देखिएगा जो एग्जांपल आपको गिवन है उसके अंदर ये डबल बॉन्ड है, तो क्या इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई है, तो बिल्कुल यहाँ पर जीआई हो रही है बेटा। और ये आपका एक्टिव किरेल सेंटर है, तो क्या इसके रेस्पेक्ट पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, तो बिल्कुल बेटा यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए बेटा, 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना आइसोमर्स हो जाएंगे बेटा, 4 आइसोमर्स हो जाएंगे। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी। अब कैसे होंगे 4 आइसोमर्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिएगा बेटा, C डबल बॉन्ड COH, ये तो किरेल है और यहाँ पर जीआई हो रही है। तो अगर मान लीजिएगा ये सिस फॉर्म है तो यहाँ पर सिस के साथ ये डी हो सकता है, तो यहाँ पर सिस के साथ ये एल भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो यहाँ पर इसके 2 पार्ट होंगे, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। तो सिस के साथ डी भी हो सकता है, सिस के साथ एल भी हो सकता है। ऐसे ही बेटा ट्रांस है तो ट्रांस के साथ डी भी हो सकता है और ट्रांस के साथ एल भी हो सकता है। तो बताओ टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया बेटा, 4। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, 4। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हो और चाहे तो आप डायरेक्ट आइसोमर्स आइडेंटिफाई ड्रॉ करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो बोथ टोटोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल टोटोमेरिज्म के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टोटो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो बेटा आपका ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, इस पर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन आर द एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेटा
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो, उस पर कोई कार्बन हो तो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जिसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। और यही हाइड्रोजन आपके टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म। यही क्या होता है, आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के अंदर चला जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बात करूँ तो जैसे मैंने ले लिया ये कीटोन ले लिया। अब आप जरा देखिएगा, इस कीटोन में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको पता है ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, इनोल। तो ये इसका कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। टॉटोमेरिज्म में सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है। तो टॉटोमेरिज्म के लिए क्या है कंडीशन, तो वो कंडीशन यह है कि एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ध्यान रखना, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और इसी के अंदर नंबर 2 है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आपको पता है बेटा, जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कैरल सेंटर होना कंपलसरी है। क्या होना कंपलसरी है, कैरल सेंटर। वैसे तो एसेंशियल कंडीशन नहीं है, बट मोस्टली कंपाउंड में कैरल सेंटर से ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। तो जरा देखिएगा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल पे यहाँ पर एच है, इधर है, तो ये किरेल सेंटर है बेटा। ये क्या है, किरेल सेंटर है, बट मतलब किरेल सेंटर है तो अर्थात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हो जाएगी, बट यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि अल्कोहल कभी टॉटोमेरिज्म नहीं करता। नंबर बी, हाँ बी ऑप्शन में देखिएगा बेटा, आपका ये कार्बन जो है वो कैरल कार्बन है। कौन सा कार्बन है बेटा, ये कैरल। क्यों बोला कैरल, वो देखो आप, क्योंकि इसके अंदर जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ CH2 ग्रुप है, यहाँ भी CH2 ग्रुप है, ये सेम है, बट इसके बाद यहाँ CH है और यहाँ पर CH2 है, तो इसका मतलब ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैरल कार्बन हो जाएगा। और आप देखिएगा इसके अंदर टॉटोमेरिज्म की भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो sp2 है, इसलिए वो आपका क्या मतलब टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होगा। बट ये वाले हाइड्रोजन तो आपके sp3 के पार्ट हैं, और अगर ये हाइड्रोजन sp3 के पार्ट है तो टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड होंगे, और यहाँ से आपके पास टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और टॉटोमेरिज्म के वाया आपके पास ये फॉर्म बनेगी, जिसको हम इनोल बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर सेकंड हो गया, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो रही है और टॉटोमर भी हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिएगा बेटा, थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास कीटोन गिवन है, इसके अंदर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई कैरल सेंटर नहीं है। हालांकि टॉटोमेरिज्म हो जाएगी क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है। डी वाले में भी यही कंडीशन है बेटा कि टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, बट यहाँ पर नो कैरल कार्बन। और आपको पता है अगर यहाँ पर कोई भी कैरल कार्बन या कैरल सेंटर नहीं है तो यहाँ पर आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। आपको बताना इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म नहीं करता। तो बेटा टॉटोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, जिसके अंदर आपका ये कीटो ग्रुप है, ये टॉटोमेरिज्म के वाया इनोल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंडीशन क्या है, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के लिए सबसे असेंशियल कंडीशन है कि एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू कीटो ग्रुप ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ध्यान रखना बेटा ओनली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर होना चाहिए, sp2 पर नहीं। जैसे मैंने कहा ये C डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इसको आप अल्फा कार्बन बोल रहे हो, और इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन आपका क्या कह रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। यही आपके टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड होगा, बट कंडीशन ये है कि ये कार्बन आपका sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। अगर ये कार्बन sp2 हुआ तो वहाँ पर GI मतलब टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन है बट ये हाइड्रोजन sp2 कार्बन का है, इसलिए ये हाइड्रोजन किस में इंक्लूड नहीं होगा, टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिएगा आप पहला।
सबसे फर्स्ट के अंदर आपको कीटोन गिवन है बेटा, और कीटोन में देखिएगा ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट में तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, और इसके टॉटोमेरिज्म के वाया CH3COH डबल बॉन्ड CH2 ये फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 2 के अंदर बेटा देखो गलती हो जाती है, बच्चा इसको बोलते हैं कि इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो रही, बट ये ऑलरेडी इनोल फॉर्म गिवन है हमें, तो इसका हमें कीटो फॉर्म बनाना है। तो इनोल फॉर्म अगर गिवन है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एसीटैल्डिहाइड बन जाएगा, अर्थात एसीटैल्डिहाइड का ये इनोल फॉर्म था, तो यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है बेटा। सी ऑप्शन में देखो आप, सी ऑप्शन में यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, बट ये sp2 है, इसलिए टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होगा। बट आप देखिएगा साइड वाले दोनों sp3 है, ये इंक्लूड होंगे, और बेटा ये हाइड्रोजन भी टॉटोमेरिज्म में जा सकता है, इसको बोलते हैं पैरा टॉटोमेरिज्म। कैसे होगा वो देखो आप, कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन हटेगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के वाया यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा बेटा, तो देखो जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव में रेजोनेंस होगा, तो देखो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और लास्ट में ये हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है वो यहाँ पर आकर ये बना लेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू अल्फा हाइड्रोजन बोला है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन ही हो, बट अगर सिस्टम कॉन्जुगेशन हमें है तो भी ये पॉसिबल है। इफ़ सिस्टम इन कॉन्जुगेशन, अगर आपका सिस्टम कॉन्जुगेशन में है तो भी बेटा टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, जैसे भी हमने कहा पैरा टॉटोमेरिज्म। डी ऑप्शन में देखिएगा बेटा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, बट ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और आप देखिएगा बेटा यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, नो अल्फा, नो हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा इसके अंदर पैरा टॉटोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं है, जैसा कि इसमें हो रहा था। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि डी ऑप्शन में कोई भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आपका बेटा ये आइसोमेरिज्म कंप्लीट का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि बेटा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक करो इसको आप, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करोगे तो आपको न्यू नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।